सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 ज्योग्राफी का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती क्या है, ये किस यूज़ में आती है। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर का नेम स्टार्ट ग्लोब से हो रहा है, तो हम पहले ग्लोब को देखते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जिस तरह पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, उसी तरह ग्लोब भी अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, अब घुमाओगे वो घूमेगी। ठीक है, जिस अनुपात में देश पृथ्वी पे मौजूद है, जितने बड़े छोटे, जैसे कि हमसे चाइना बहुत बड़ा है, तो ग्लोब में भी वो हमसे बड़ा दिखाया गया है। जैसे कि सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया है, तो रशिया भी हमसे क्या बड़ा दिखाया गया है, सारे देशों से बड़ा दिखाया गया रशिया को। तो वही अनुपात में ग्लोब में भी डाला गया सारे देशों को। तो ग्लोब क्या दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक आप जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जो कि आपके ऑफिस में रखे होंगे, स्कूल के ऑफिस में। उससे क्या कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं लेके जा सकते। पर एक मार्केट में ऐसा भी ग्लोब है जिसमें आप हवा भर के, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। और फिर काम नहीं है तो हवा निकालो, पॉकेट में रखो, चल दो। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ग्लोब है हमारे। तो अब चलते हैं हमारे रफ इंट्रोडक्शन की ओर, ताकि हमें पता चल सके कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग अक्ष पढ़ेंगे, विषुववृत्त पढ़ेंगे, कुछ बेसिक से पढ़ेंगे। क्यों ये बेसिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप आज क्लास में चले गए, अगर आपको नहीं पता, तो ये वर्ड नरोरा बन के आपके आँखों में अटकेगी कि समझ नहीं आया। तो आप क्या करोगे? लास्ट में रट्टा मारते रहोगे, और रट्टा मारोगे बस रट्टे मारते रह जाओगे, कुछ समझोगे है नहीं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अक्ष क्या है, विषुववृत्त क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है, देशांतर क्या है, देशांतर और समय के बीच में क्या रिलेशन है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो यही सब टॉपिक आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले चलते हैं अक्ष पे कि अक्ष है क्या। अब देखते हैं कि अक्ष क्या है। तो अक्ष को समझने के लिए कि अक्ष क्या है, एक आयु लो और एक पतली सी जो बड़ी सी हल्की सी सुई, जो ऊन है ना, ऊन जो भूनते हो वही जो ऊन जो भूनते हो उसको क्या करो, तिरछी भोको। ठीक है, तिरछी डाल दो, तो वो क्या हो जाएगी? अक्ष हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हमारी अक्ष हो जाएगी। पर एक ग्लोब में और एक हमारे पृथ्वी में बस यही अंतर है कि ग्लोब में क्या एक सुई भोकी रहती है, पर ऐसा पृथ्वी में ऐसा कोई सुई मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है कि ऐसा है, और इसी पे क्या पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमते रहती है, गोल गोल कैसे गोल गोल घूमते रहती है। तो जहाँ से ऊपर से ये घुसी हुई है उसका बोलेंगे नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या बोलेंगे? साउथ पोल। ठीक है, और नॉर्थ पोल हिंदी में उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब आते हैं विषुववृत्त। तो विषुववृत्त क्या है? जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते, वो क्या है? विषुववृत्त है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो, वो क्या हो गई? विषुववृत्त हो गई। पर ये लाइन क्या है? अक्ष की तरह। ये क्या है? ये एक काल्पनिक है, ये रियल में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तो विषुववृत्त के ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। ये वाले पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध। और इसके समांतर सभी रेखाओं को क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश
रेखाएं और समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे विषुवत वृत्त के दूर जाते गए अक्षांश रेखाएं वो क्या होती गई, छोटी होती गई, छोटी तो जा रही है ना। तो सारे के अक्षांश के क्या नेम है, तो वो नेम भी पढ़ेंगे। तो अब जानना है हमें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त जो कि वो भी क्या अक्षांश है, तो उसकी कितनी डिग्री होती है, उसकी 0 डिग्री होती है। कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होती है, 90 डिग्री। यहाँ से लेकर पूरी 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, ध्यान से सुनो कि एक ग्लोब है, उसका डिग्री कितनी होती है टोटल, वो 360 डिग्री की होती है। और इसके 4 भाग में डिवाइड होती है। अब 4 भाग में कैसे, नॉर्थ से इक्वेटर तक कितना, नॉर्थ से इक्वेटर तक 1 हुआ, इक्वेटर से लेकर साउथ तक 2 हुआ, और उसी पीछे से करो, पीछे भी तो है ना, नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक, फिर इक्वेटर से लेकर साउथ तक, तो 4 भाग में हुए। और टोटल कितना है, 360। तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, 90 डिग्री। ठीक है। विषुवत वृत्त के सभी जो उत्तर में स्थित है अक्षांश, उसको क्या कहा गया, उत्तरी अक्षांश कहा गया। और विषुवत वृत्त के सभी जो नीचे अक्षांश स्थित है उससे दक्षिण अक्षांश कहा गया। और इसे डिनोट कैसे किया गया, उ से मतलब उत्तर, द से मतलब दक्षिण। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल ले लो महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटो, तो वो क्या है, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। पर कैसे पता चलेगा कि 20 डिग्री ये इधर की बात कर रहा है कि उत्तर की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि 0 के बाद तो 1 2 3 4 जैसे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ भी कहीं 20 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 20 आएगा 20 दोनों जगह। तो पता कैसे चलेगा कि ये इधर वाले 20 की बात कर रहा है या इधर वाले 20 की बात कर रहा है। तो इसीलिए क्या हम लोग क्या लगा लेंगे कि उत्तर और दक्षिण। तो महाराष्ट्र किधर है, उत्तर में है चंद्रपुरा, तो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश। और ब्राज़ील है बेलो होरिज़ोंटो, वो कहाँ है, दक्षिण में, तो 20 डिग्री दक्षिण। अब थोड़ा सा अक्षांश देशांतर पे चल जाता है कि अक्षांश और देशांतर है क्या वैसे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जो लॉन्ग है, जो ऐसे खड़ी वो क्या हो जाती है, देशांतर रेखाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग है, जो कि नॉर्थ से निकल के साउथ में मिल जाती है। क्या करती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में मिलती हुई चल जाती है। जैसे खरबूजा देखा है आपने, मतलब जैसे पम्पकिन देखा है, उस तरह ही होती है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जुड़ी रहती है। जहाँ कहा गया देशांतर, लॉन्गिट्यूड। और जो इक्वेटर के सामने है, जो लेटी है, वो क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। ठीक है, और जो डिग्री यहाँ पे ऊपर जा रही है अक्षांश में, वो क्या है, समांतर है। ये समांतर यहाँ पे ये हो गई 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री होगी। ये हो गई 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगी। इस तरह से जाते रहते हैं कि 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, इस तरह से जाते रहता है। तो ये क्या होती है, ये इक्वल तो नहीं है, ये छोटी है फिर ये बड़ी है, ये छोटी है या फिर बड़ी है। ठीक है, पर ये लॉन्गिट्यूड देशांतर में नहीं है। क्या सभी इक्वल है, क्या ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, साइज के हिसाब से क्या इक्वल है। तो मेन बात है कि हमें ये लाइन की ज़रूरत क्या पड़ी आखिर, कि हमने ये क्यों बोला कि तो वास्तविक में तो है नहीं पृथ्वी पर, तो काल्पनिक ये रेखाओं की ज़रूरत क्या पड़ी हम लोग को दरअसल। तो मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ग्लोब लिया, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ कि वियतनाम किधर है, तो आपको पता नहीं होगा कि वियतनाम किधर है, तो क्या आप ढूंढते रहते हो ग्लोब पे कि किधर है। पर अगर
मैं आपको बोलूँ कि मान लो सपोज टू बी कि 20 डिग्री उत्तर और इसका कोई डिग्री 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है, ठीक है। तो आप तुरंत से ढूंढ लोगे, उसको ढूंढ लोगे ना। तो उसी हिसाब से हम लोगों के लोकेशन के किसी स्थान को लोकेट करने के लिए, जल्दी से ढूंढने के लिए हम लोग को अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। सारे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो विषुवत वृत्त क्या है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका क्या डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। उत्तर ध्रुव क्या है, जो सबसे पॉइंट वाला भाग होता है, लास्ट वाला 90 डिग्री वाला, वो क्या होता है, उत्तर ध्रुव होता है। और नीचे वाला दक्षिण ध्रुव। अब कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ठीक है। तो कर्क रेखा इक्वेटर के 23.5 डिग्री वाले अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। और इक्वेटर के दक्षिण 23.5 डिग्री वाले अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सारी रेखा क्या है, काल्पनिक है। ऐसा ना हो कि आप टॉर्च लेके ढूंढते जा रहे हो कि कहाँ है कर्क रेखा, कहाँ है मकर रेखा। जैसे कि कांके में आप चले गए, ढूंढ रहे हो कि कहाँ है कर्क रेखा, किधर है, बस यहाँ तो एक बोर्ड दिख रहा है कि कर्क रेखा इधर है, पर है कहाँ। तो ये सारे क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त इक्वेटर के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर, वो क्या हो जाएगी, उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगी। और इक्वेटर के 66.5 डिग्री दक्षिण, वो क्या हो जाएगी, दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगी। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच क्या सूर्य जो होता है वर्ष भर दोपहर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या और के मुकाबले यहाँ ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसलिए क्या गया इसे उष्ण कटिबंध। यहाँ क्या है, कर्क रेखा, ये क्या है, मकर रेखा। तो इसके बीच जो भी है वो क्या कहलाएगी, उष्ण कटिबंध, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा उष्ण गर्मी प्राप्त होती है, क्या, इसलिए क्या नाम रखा गया इसका, उष्ण कटिबंध। अब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ क्या होती है, यहाँ कभी भी सूर्य के सर के ऊपर नहीं होता। ये क्या होती है, जो सूर्य है ना, सूर्य यहाँ, ये मान लो ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य और यहाँ पे रे पहुंच रही है, तो यहाँ पे पूरा प्रसिद्धि पहुंच रही है। पर यहाँ जाते जाते क्या होती है, पर तिरछी हो जाती है, तिरछी रे पहुंचती है, तो यहाँ क्या कम ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए क्या कहा गया इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये किससे कहा गया, दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसके सबसे ऊपर जिसमें कि सूर्य क्या क्षितिज के ऊपर निकल ही नहीं पाता, उसे क्या कहा गया, उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। आप इसका नेम तो ही पहचान सकते हो, कौन उष्ण कटिबंध है, कौन उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। उस हिसाब से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से कटिबंध में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, तो क्या होंगे, शीत कटिबंध। कौन से कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्या होंगे, आंसर उष्ण कटिबंध। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।